the series of solving PYQs, and today we will be covering modern physics, especially the topic black body radiation, Planck's formula and all. And we will see some important terms and formulas and उससे related जो questions हैं PYQ मतलब previous years के वो solve करेंगे. And अगर time मिला तो हम लोग उसकी और further कुछ practice कर लेंगे so that we can be confident about the concept. Okay, so let's start with the first question and then we see the concept without concept behind. So the first question is the irradiated power of a body at 333 degrees Celsius is 1000 joules per second. Okay. So ये power दे रखी है at a particular temperature. Then if the temperature of this body is raised to 666 डिग्री सेल्सियस, वाई मैंने 2 पे क्यों फोकस किया, बिकॉज इसमें ऐसा हो सकता है कि बाय, अगर रेज्ड बाय बोला है दैट मीन्स वो हमें डेल्टा टी दे रखा है कि हमने इतना इंक्रीज किया है, बट यहाँ पर 2 दे रखा है तो ये फाइनल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर है. ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस. फाइंड द रेडिएटेड पावर ऑफ द बॉडी. ओके, सो क्वेश्चंस लाइक दिस जिसमें पावर की बात हो, टाइम की मतलब टेम्परेचर की बात हो, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये कौन से कॉन्सेप्ट है, दिस आर फ्रॉम द स्टीफन्स लॉ. ओके, सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्टीफन्स लॉ क्या है एंड व्हाट आर इट्स फॉर्मूलाज, देन हम लोग मूव ऑन करेंगे इस पे सॉल्विंग देम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीफन्स लॉ सेज कि एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू टर्म्स, दिस देयर इज one term is energy per unit volume and second term is power per unit area. तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, जो हमने मतलब जो पढ़ा होगा दैट इज सिग्मा टी टू द पावर 4, वो होता है पावर पर यूनिट एरिया. ओके, बट जो एक्चुअल स्टीफन कांस्टेंट है या फिर जहाँ से स्टार्टिंग होती है वो होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से. सो स्टीफन्स लॉ स्टेट्स दैट कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ ब्लैक बॉडी और एनी बॉडी जो कि रेडिएट करती है, उसकी जो एनर्जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी वो होगी प्रोपोर्शनल टी के फोर्थ पावर से. ओके, टू टी टू द पावर 4. सो द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जिसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4. सो जब हम लोग इसको प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे वी विल गेट अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड दिस ए, स्टीफन्स कांस्टेंट. इसकी वैल्यू है 7.56 10 टू द पावर -16. यूनिट्स पे ध्यान देना है कि जूल्स पर मीटर क्यूब, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और फिर यहाँ से जब T4 वहाँ जाएगा तो पर केल्विन टू द पावर 4. ओके, सो दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बट एक रिलेशन है वेयर पावर पर यूनिट एरिया इज related to this energy per unit volume by this relation कि power per unit area is equal to energy per unit volume into c which is speed of light upon 4. So इसको अप्लाई करने के बाद we will get कि power per unit area is directly proportional to T4, बट यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट है वो बस चेंज हो जाता है और इसको स्टीफन्स कांस्टेंट कहते हैं. उसको भी वही कहते हैं बट दिस मतलब देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, यहाँ पर पावर पर यूनिट है, यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है. सो इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज पावर पर यूनिट एरिया. इसके ऊपर मैं नॉर्मल लिखूँ तो पावर इज पावर फ्रॉम अ बॉडी जिसका मतलब जिसका एरिया ए है. ओके, लेट्स से अगर 2 बॉडीज हैं P1 एंड नहीं, अगर 2 बॉडीज है A1 A2, तो P1 P2 उनके P1 इज इक्वल टू सिग्मा A1 T4 एंड P इज इक्वल टू सिग्मा A2 T4. अगर टेम्परेचर सेम है तो, अगर टेम्परेचर भी डिफरेंट तो T1 भी डिफरेंट T2 भी डिफरेंट. ओके, सो हमारे इस क्वेश्चन में, बिकॉज हमारे इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारा बॉडी तो सेम ही है, बस हमारा टेम्परेचर डिफरेंट है, तो हम T1 T2 यूज करेंगे, एरिया सेम रखेंगे. ओके, सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हाँ पावर क्या होता है, पावर इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम. तो इस चीज को पावर पर यूनिट एरिया को हम पढ़ेंगे क्या, इट विल बी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन में हमारा पावर बोल रखा है, बट लेट्स से कि अगर उसने एनर्जी के टर्म्स में दिया होता तो वो भी हम इसमें निकाल सकते थे कि एनर्जी पर यूनिट टाइम per unit area. Okay, that will be equal to sigma T4, where sigma is equal to 5.67 10 to the power -8 watt. Watt is for the power, meter square is for the area, and Kelvin 4 is for the temperature. यहाँ पर S नहीं आता है, it's an error, मतलब टाइप हो गया यहाँ पर. well, तो sigma is 5.67 and नोट क्या है इसमें, नोट इज कि T शुड ऑलवेज बी इन केल्विन्स. जो हमारा टेम्परेचर है वो हमेशा केल्विन्स होना चाहिए. अगर केल्विन में नहीं होगा तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि हमारी जो यूनिट्स है वो चेंज जाएंगे. यहाँ पर केल्विन की पावर 4 होनी चाहिए, सेल्सियस की नहीं. ओके, सो लेट्स सॉल्व आवर क्वेश्चन. इसमें क्या था, इरेडिएटेड पावर ऑफ अ बॉडी एट 333 डिग्री सेल्सियस. तो उसको पहले हम लोग पहले लिख लेते हैं. T1 इज 333 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू Kelvins. So 273 plus 333, 606. So it is 606 Kelvins. Okay, इसकी पावर हमें दे रखी है 1000 joules, 10 to the power 3
जूल्स पर सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड मीन्स एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसीलिए उन्होंने पर सेकेंड भी दे रखा है। यूनिट का ध्यान रखोगे तो तुम मतलब कभी भी वैसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। देन इट इज गिवन कि हमें जो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है वो 666 डिग्री सेल्सियस पे चला, तो T2 इज, सो हमारा T2 इज 666 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं इन केल्विन्स तो 273 प्लस 666 इट इज 939। एक फाइनल T1 हमें दिया है 606 केल्विन, ओके। T2 दिया है 939 केल्विन्स, ओके। अब हमारे टेम्परेचर केल्विन्स में है, पावर हमें P1 पावर एट टेम्परेचर T1 इज गिवन 10⁻³ जूल्स पर सेकेंड। अब हमें क्या करना है P2। सो हमारा रिलेशन इज सिंपल कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, राइट। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं तो इट विल बी P1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। इसमें एरिया तो सेम ही रहेगा बिकॉज हमारी बॉडी एक सेम बॉडी ही है। तो P1 is equal to some constant T⁴, T1⁴, and T2 is equal to some constant, same constant T2⁴। एक ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड, दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट, हमें चाहिए P2 तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 10⁻³ अपॉन P2 इज इक्वल टू, यहाँ पर T1 इज 606⁴ अपॉन 939⁴, तो 939⁴, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे 606 इसकी पावर 4, तो 0.71347, ओके 0.173, सो इट इज 0.173। इधर हमारा 10⁻³ अपना, ओके। सो P2 will be 10⁻³ डिवाइड बाय 0.173, 0.173। इसको कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइड बाय 0.173, 5780.35, ओके 5780.35, ये हमारा P2 है इन जूल्स पर सेकेंड, ओके। और आई कैन से 5.78 किलो जूल्स पर सेकेंड, ओके। सो ये तो हो गया आंसर। अब ये तो हो गया कि हमने पावर और टेम्परेचर का यूज किया, यानी स्टीफेंस लॉ का पावर और टेम्परेचर, बट अगर इसमें एनर्जी होता तो सेम होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट विच इज बीन्स डिस्प्लेसमेंट, और उसमें स्टीफेंस लॉ का यूज है, तो पहले उसे देख लेते हैं। सो अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन की थ्योरी वो है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सेज कि जो हमारा स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी या फिर एनर्जी डेंसिटी का जो टेम्परेचर के साथ जो कर्व आता है, एनर्जी डेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी और लैम्डा विच इज दिस, उसका जो पीक वैल्यू आती है, उसकी पीक वैल्यू जिस लैम्डा पे आती है विच इज कॉल्ड द लैम्डा पीक, वो और उसका जो टेम्परेचर, उससे रिलेटेड जो टेम्परेचर है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है कांस्टेंट, ओके। सो लैम्डा पीक जहाँ पर उस ग्राफ की पीक वैल्यू आती है वो इनटू द टेम्परेचर, दैट मीन्स अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लैम्डा पीक हमारा छोटी वैल्यूज की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर हम लोग टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो लैम्डा पीक है वो बड़ी वैल्यूज की तरफ शिफ्ट होगा, ओके। सो ये होता है कांस्टेंट, ओके, बिकॉज कांस्टेंट है तो अगर हम लैम्डा पीक बढ़ाएंगे तो टी कम होगा, और अगर टी बढ़ाएंगे तो हमारा लैम्डा पीक कम होगा, ओके। एंड इट इज इक्वल टू Hc अपॉन 4.965 kb, kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी लैम्डा पीक टी, इसका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर कैलविन्स, ओके। सो ये कांस्टेंट के बराबर आता है विच इज दिस। तो ये तो हो गया हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि हमें फिर से अगेन दो रेशियोज दे दिए, मतलब दो टेम्परेचर दे दिए T1 T2 एंड एक का लैम्डा पीक दे दिया, दूसरे का लैम्डा पीक हमें फाइंड करना है, इजी। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है उसका टेम्परेचर, मतलब उसका कर्व 3 टेम्परेचर्स के, तो उसके लिए हमें वीन्स और ये स्टीफेंस दोनों चाहिए। सो फर्स्ट थिंग, ड्रॉ करने से पहले फर्स्ट थिंग इज कि कौन से उस ग्राफ में, हमें पता है कि ग्राफ ऐसा बनता है, ओके, बट ये तो एक टेम्परेचर के लिए, अगर हमें 3 टेम्परेचर दे रखे हो तो उनके लिए क्या क्या रूल्स लगते हैं पहले वो देखते हैं। तो स्टीफेंस लॉ क्या कहते हैं कि हमारा जो एरिया अंडर द कर्व विच इज एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज एनर्जी
u से डिनोट करेंगे, u विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द t टू द पावर 4. सो अगर मेरा t1 इज लेस देन t2 इज लेस देन t3, तो सबसे ज्यादा एरिया अंडर द कर्व किसका आना चाहिए? t3 का. एक बार चेक कर लें. हाँ, t3 सबसे बड़ा है, तो t3 के अंडर का जो एरिया है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए t2 एंड देन उससे कम होना चाहिए t1. ओके. सो अगर मैं सिर्फ इसके बेसिस पे बनाऊँ तो मेरा t3 ऐसा कुछ होना चाहिए कि उसके एरिया का कर्व ज्यादा, मतलब उसके अंडर एरिया ज्यादा है, t2 का उसके कम और फिर t1 का सबसे कम. बट देयर इज अनदर रूल जिसको हम लोग इसमें लगाएंगे, विच इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, कि उनका जो पीक है वो किस तरफ शिफ्ट होगा एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. तो उसके लिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सेज दैट लैम्डा पीक, जो कि इसकी लैम्डा पीक की वैल्यू होगी, जो भी जिस भी लैम्डा पे उसकी पीक वैल्यू आ रही होगी, इनटू द टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर बना रहे हैं हम लोग, जिस भी टेम्परेचर पे कर्व बना रहे हैं, दैट शुड बी अ कांस्टेंट. ओके. सो दैट मीन्स इन आर केस जहाँ पर t3 सबसे बड़ा है, t2 उससे छोटा है, t1 सबसे छोटा है, तो अगर t3 बड़ा कर दें तो लैम्डा पीक तुम्हारा छोटा हो जाएगा. ओके. तो मतलब अगर t3 सबसे बड़ा है तो उसका लैम्डा पीक सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड, मतलब सबसे छोटी वैल्यूज कहाँ होंगी? लैम्डा पीक अगर मैं ऐसे ग्राफ बना रही हूँ, इफ माई ग्राफ इज लाइक दिस, जहाँ पर लैम्डा यहाँ है और मेरी t3 लैम्डा पीक इंटू t3, मतलब t है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके. तो अगर मैं t को, टेम्परेचर को बढ़ा रही हूँ विच इज t3, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ तो मेरा लैम्डा पीक सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड होना चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा छोटी वैल्यूज में, यानी इधर कहीं होगा. लैम्डा 2 है, उसका टेम्परेचर इससे कम है, बट अगर उसका टेम्परेचर इससे कम है तो उसका लैम्डा पीक t3 से ज्यादा होगा, मतलब यहाँ कहीं होगा. एंड जो लैम्डा t1 जो सबसे कम है, उसका लैम्डा सबसे ज्यादा, लैम्डा पीक की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मतलब यहाँ कहीं मान लेते हैं हम लोग. मतलब t1 वाली कर्व यहाँ आएगा, लैम्डा मतलब यहाँ t1 लिख दे रही हूँ, यहाँ t2 वाला और यहाँ पर थर्ड वाला. ओके. एंड देन हमारा जो स्टीफन्स लॉ था, दैट वाज कि हमारा जो एरिया अंडर द कर्व है, विच इज यहाँ पे हम लोग एनर्जी डेंसिटी प्लॉट कर रहे हैं, तो एरिया अंडर द कर्व, एनर्जी डेंसिटी वर्सेस लैम्डा, सो एरिया अंडर द कर्व शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द t टू द पावर 4. ओके. तो अगर t3 सबसे ज्यादा है तो उसका जो पीक है वो अगर यहाँ आ रहा है, बट इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो सबसे ज्यादा आना चाहिए. ओके. देन t2, उसका एरिया अंडर द कर्व इससे कम आना चाहिए, बट t1 से ज्यादा आना चाहिए, और फिर t1 सबसे कम है टेम्परेचर, तो उसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो सबसे कम आना चाहिए. ओके. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अगर t3 का लैम्डा पीक यहाँ है और एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा है, तो इसको दूसरे कलर से करते हैं. सो इसको अगर मैं ऐसे बना दूं, ओके, तो इसका एरिया सबसे ज्यादा है एंड इसका पीक भी सबसे लेफ्ट साइड है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट लैम्डा पे इसकी पीक आ रही है. ओके. देन t2 की पीक यहाँ कहीं आ रही है, तो इसका कैसे बनेगा? ऐसे. ओके. इसका एरिया अंडर द कर्व एज कम्पेयर टू t3 कम है, बट इसका जो लैम्डा पीक है वो t3 से ज्यादा है. और फिर t1 का लैम्डा पीक सबसे ज्यादा आ गया है, ओके, सबसे राइट मोस्ट कॉर्नर पे, और इसका एरिया अंडर द कर्व सबसे कम है. ओके. सो एक बार फाइनलाइज करके बना देती हूँ. सो कर्व कुछ ऐसा होगा, ये होगा t3 के लिए, ये होगा t2 के लिए एंड ये होगा t1 के लिए. तो एक बार मैं समराइज कर दूं. फर्स्ट स्टार्टिंग से हमने देखा स्टीफन्स लॉ सेज कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is equal to a constant into the t to the power 4. ओके. और उस कांस्टेंट की वैल्यू है 7.56 इंटू 10⁻16. देन पावर पर यूनिट एरिया, इसी को अगर हम लोग आगे फर्दर एक्सटेंड करें तो ये है पावर पर यूनिट एरिया इन इज इक्वल टू सिग्मा t to the power 4, where sigma की वैल्यू इज दिस 5.67 into 10⁻8. Then Wien's displacement law says कि lambda peak into the lambda peak means जिस lambda पे उस ग्राफ की पीक वैल्यू आएगी वो into the temperature, वो एक कांस्टेंट होगा. तो अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगी तो मेरा लैम्डा पीक इंक्रीज करेगा, मीन्स वो राइट मोस्ट कॉर्नर जाएगा. एंड अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो मेरा लैम्डा पीक डिक्रीज करेगा, मतलब वो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर रहेगा. So इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट says that show that Wien's law and Rayleigh-Jean's law of black body radiation are the special cases of Planck's law. So first of all देखते हैं कि Planck's law है क्या. Planck's law is this expression, okay, in terms of, यहाँ पर ये जो term है u mu into d mu, it is energy density, spectral energy density. Spectral means जब हम किसी रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज या फिर रेंज ऑफ वेवलेंथ की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने डी म्यू टर्म यूज कर रखा है, मतलब यहाँ पर हम लोग किसी पर्टिकुलर म्यू की डिफरेंस की बात कर रहे हैं, म्यू1 से म्यू2 या फिर म्यू1 से म्यू1 प्लस डेल्टा म्यू, ऐसे. सो दिस इज स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसी को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखूंगी
तो वी नो कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, बट हमें यहाँ पर क्या रखना है, हमें यहाँ पर डी म्यू की वैल्यू रखनी है. सो अगर इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी इन टर्म्स ऑफ, मतलब म्यू को डिफ्रेंशिएट करूंगी, तो वी विल गेट डी म्यू इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर. ये 1 अपॉन लैम्डा है, तो डिफ्रेंशिएट होके -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा. डी लैम्डा की एक मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन है, तो डी लैम्डा हो जाएगा. देन जो म्यू इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ है, दैट शुड बी इक्वल टू म्यू इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑफ कोर्स, बिकॉज बात तो सेम ही चीज की हो रही है, और वो भी मॉड के साथ. सो वी गेट द म्यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई. इसमें जहां पर हमने म्यू रख रखा था 8 पाई म्यू स्क्वायर, उसकी जगह पर हमें रखना है सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, बाकी एज इट इज सी क्यूब. देन एच सी अपॉन लैम्डा, ये यहाँ पर एच म्यू की जगह हमें एच सी अपॉन लैम्डा. देन ये एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज, बस यहाँ पर जो म्यू है उसकी जगह सी अपॉन लैम्डा, सो एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1. देन टी म्यू की जगह हमें रखनी है सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा. ओके, सो द फाइनल वेवलेंथ की टर्म्स में क्या बन गया, spectral energy density in terms of wavelength is 8 pi hc upon lambda 5 d lambda upon exponential hc upon lambda kt minus 1. ओके, तो ये तो है प्लैंक्स का एक्सप्रेशन. ओके, हमें क्या शो करना है कि ये जो रेले जीन्स है एंड जो वेन्स लॉ है वो इनका स्पेशल केसेस है. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन वेन्स हाँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड द रेले जीन्स लॉ है क्या. तो रेले जीन्स लॉ इज जस्ट लाइक यही है, प्लैंक्स ही है, बस यहाँ पर ये जो प्लैंक्स ने इंट्रोड्यूस किया था न्यू एक्सप्रेशन, उसकी जगह पे उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स का यूज किया था, विच इज इक्विपार्टीशन एनर्जी विच इज केटी. ओके, तो बस इसको रिप्लेस कर दो, बाकी हमारा रिले जीन्स लॉ होता है. तो ये हो गया रिले जीन्स लॉ इज 8 पाई म्यू स्क्वायर अपन सी क्यूब इनटू केटी. ओके, एंड वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, 8 पाई म्यू स्क्वायर सी क्यूब इनटू e टू द पावर माइनस एच न्यू अपन केटी. ओके, सो हमें ये दिखाना है कि हमें ये दोनों फॉर्मूला डिराइव करने हैं. डिराइव नहीं, मतलब हमें दिखाना है कि एक स्पेशल केसेस हैं इसमें. तो ये करने के लिए फर्स्ट वी नीड जीन्स लॉ एंड वीन्स फॉर्म. ओके, नाउ वी सी कि यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल की टर्म है, एक्सपोनेंशियल एच म्यू अपॉन के टी. एंड वी नो कि एक्सपोनेंशियल सीरीज जो होती है, मतलब एक्सपोनेंशियल की जो सीरीज होती है, इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, देन एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन. ओके, नाउ लेट्स से कि जो एच म्यू अपॉन के टी है इट इज इक्वल टू आर एक्स. ओके, सो हमें यहाँ पर पूरी e टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी की पूरी सीरीज मिल जाएगी. ओके, एंड लेट्स से कि हमारा जो म्यू है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि मतलब अगर इनकी कोई वैल्यू, मतलब इनसे भी बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो अगर एक टर्म बहुत ज्यादा स्मॉल है तो ये पूरी ओवरऑल टर्म, मतलब विच इज दिस एच न्यू अपॉन के टी, ये पूरी टर्म स्मॉल हो जाएगी. दैट मीन्स अगर ये स्मॉल है, अगर एक्स स्मॉल है, तो एक्स स्क्वायर उससे भी ज्यादा स्मॉल होगा, एक्स क्यूब और भी ज्यादा स्मॉल होगा, मतलब उसकी जो सारी हाईएस्ट मतलब हायर डिग्रीज है वो उनकी वैल्यूज और भी ज्यादा छोटी होती जाएगी. इतनी छोटी है कि वी कैन नेग्लेक्ट दीज, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो वी विल बी लेफ्ट विद जस्ट दिस, e to the power x can be approximately equal to 1 plus x. ओके, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, we need exponential term -1. तो यहाँ से तो e to the power x -1 करके हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू x आ गई. ओके, सो अगर हम x की यहाँ पर वैल्यू रख दे तो we will get e to the power h nu upon kt -1 which is यहाँ पर डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन, it will be equal to h nu upon kt. अब हमें कुछ नहीं करना, बस इस वैल्यू को इसकी जगह रिप्लेस करना है. ओके, सो बाकी सारा फॉर्मूला एज इट इज. सो हमें क्या मिला, वी गॉट कि e टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी -1 की वैल्यू है, -1 की इसके साथ उसमें -1 की वैल्यू है एच न्यू अपॉन के टी. ओके, तो एंड द प्लैंक्स एक्सप्रेशन वाज कि इज इक्वल टू 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, इसको तो छोड़ ही दो, इसको जरूरत है नहीं, हमें यहाँ से मतलब है एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल -1 की यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है, राइट. तो एक्सपोनेंशियल -1 की वैल्यू क्या है, एच न्यू अपॉन के टी, तो के टी ऊपर गया एंड एच न्यू से एच न्यू कैंसिल, एंड हमें क्या मिला, ये टर्म तो सेम ही थी बिकॉज इट वाज रेले जीन्स लॉ में इट वाज नंबर ऑफ मोड्स 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इनटू के टी. ओके, तो यही तो डिफरेंस था रेले जीन्स और प्लैंक्स में कि उन्होंने क्लासिकल मतलब क्लासिकल इक्विपार्टीशन एनर्जी का यूज किया था और प्लैंक्स ने प्लैंक्स एक्सप्रेशन. सो एट लोअर फ्रीक्वेंसीज जो
प्लैंक्स एक्सप्रेशन है वो हमें देता है रेले जीन्स लॉ, मतलब रेले जीन्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी एट लोअर फ्रीक्वेंसीज। ओके, ये तो हो गया हमने कैसे रेले जीन्स लॉ डिराइव किया। नेक्स्ट इज वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमने देखा कि लोअर फ्रीक्वेंसीज पे वो कैसे एक्ट कर रहा है। ओके, लेट्स सी कि हायर फ्रीक्वेंसीज पे क्या होता है। ओके, हायर फ्रीक्वेंसीज पे विच इज म्यू, म्यू विल बी वेरी लार्ज। अगर म्यू बहुत लार्ज होगा तो जो एच न्यू अपॉन के टी वाली टर्म है ये तो और भी ज़्यादा लार्ज होगा, मतलब एच न्यू अपॉन के टी विल बी लार्ज, देन एक्सपोनेंशियल ऑफ द एच न्यू अपॉन के टी विल बी, मतलब और भी ज़्यादा बड़ी होगी, बिकॉज एक्सपोनेंशियल का कर ऐसा जाता है, राइट। तो लार्ज वैल्यूज पे इट इज़ वेरी लार्ज वैल्यूज। ओके, तो अगर ये लार्ज हो जाएगा तो जो टर्म है विच इज डिनोमिनेटर में e टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन वाली टर्म है, e टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन वाली जो टर्म है, ओके, अगर ये वाली टर्म इतनी लार्ज है तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस माइनस वन, राइट। तो इस पूरी टर्म की जगह हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी, राइट। तो अगर इसे हम लोग प्लैंक्स के एक्सप्रेशन में रखेंगे तो वी विल गेट ये नंबर ऑफ मोड्स वाली तो सेम, मतलब ये वाली टर्म तो सेम ही रहेगी, 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू यहाँ पर हमारा एक एच न्यू था, एच न्यू विल बी एज इट इज, और नीचे हमारे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा e टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी। ओके, एंड इसको जब हम ऊपर कर ले जाएंगे तो इट विल बी e टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, बस यहाँ पर एक टर्म गायब है, एच, एक एच यहाँ पर, मतलब दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन, बस यहाँ पर एक एच इंटू म्यू रह रहा है। सो इसमें एक एच इंटू न्यू और ऐड कर दो, देन दिस इज फाइन। ओके, सो ये तो हो गया हमारा दो क्वेश्चन, एंड इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट, मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन में दिस इज ऑल, इतने में से आ जाएंगे क्वेश्चन। ओके, और तो प्रीवियस ईयर में तो इतना ही था, वो हमने कर लिया। ओके, अब एक और क्वेश्चन है जस्ट फॉर प्रैक्टिस, उसे एक बार देखते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। So this is use Stephen's law to calculate the total power radiated per unit area by a tungsten filament at a temperature of 3000 Kelvin. Okay, so it's a direct application of this formula, जहाँ पर हमें टोटल पावर निकालना है, एक मिनट, पर यूनिट एरिया आई गेस, या पर यूनिट एरिया बाय टंगस्टन फिलामेंट एट अ टेम्परेचर ऑफ 3000 केल्विन। सो ये रहा मेरा पावर पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला विच इज सिग्मा टी टू द पावर 4। तो हमें यहाँ पर बस सिग्मा की वैल्यू रखनी है और टेम्परेचर की वैल्यू 3000 रखनी है, एंड वी विल गेट आवर आंसर। तो अगर मैं इसे यहीं पे सॉल्व करूँ तो सिग्मा 5.67 इंटू 10 to the power 4। ओके, एंड टेम्परेचर इज 3000, मतलब 5.67 इंटू थ्री टू द पावर 4। तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 5.67 इंटू 3 पावर 4। ओके, 3 to the power 4, so 5.67, this is 459 into 0.27, 459.27 इंटू ये है 10 to the power -8, और टेम्परेचर का हमारा था 10 to the power 3, बिकॉज 1000 में था 3 और उसका 4 पावर यानी माइनस नहीं +12। ओके, तो 12 माइनस 8 इज 4, तो ये आ जाएगा 459.27 इंटू 10 to the power 4। ओके, कैलकुलेशन देख लेना, बट आंसर सिंपल है, बस अब कैलकुलेशन ही है। ओके, देन सेकेंड पार्ट विच इज मोर इंटरेस्टिंग इज दैट कि हमें इस बार इफ द टेंशन फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब इज रेटेड, इस बार पावर दे रखी है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द फिलामेंट। ओके, तो पावर गिवन है, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। सिंपल वही फॉर्मूला, P अपॉन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। ओके, टेम्परेचर में सिंपल लेना है, हमें एरिया निकालना है, एरिया विल बी, ये चीज़ें नीचे आ जाएंगी, पावर अपॉन सिग्मा टी टू द पावर 4। ओके, तो हमारा जो पावर था विच इज 75 वाट अपॉन 5 पॉइंट, हमारी सिग्मा की वैल्यू 5.67 5.67 10 पर -8 वाट, यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है, 5.67 10 पर वाट, और ये मीटर स्क्वायर, वाट मीटर स्क्वायर केल्विन 4 इनटू टेम्परेचर विल बी 3000, मतलब 3 का 4, मतलब 3 टू द पावर 4 इंटू 10 to the power 3, इसका भी होल चीज 3 टू द पावर 12। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 7.75, 75 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 5.67, दिस इज 0.1633। ओके, तो
तो 0.1633 अब नंबर्स को देख मतलब 10 टू द पावर्स देखते हैं, तो 10⁻⁸ और यहाँ 10⁻12, तो ये हो गया 4, तो ये 4 ऊपर जाएगा, तो ये फाइनल आंसर विल बी 1.633 एंड 10⁻⁻4 आई थिंक, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं की। ओके, तो सिंपल है, बस यूज़ कैसे करना है फॉर्मूलेस को ये एक बार प्रैक्टिस कर लो, देन इट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सो नाउ दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज कंप्लीट। ओके, मतलब PYQ में तो इतना ही आया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके।